नमस्कार, कैसे आप सब लोग? सभी अच्छे से होंगे और सभी अपनी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे और अब तैयारी करनी भी चाहिए क्योंकि मार्च में अपनी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी कड़ी में आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मॉडल पेपर 1। हम सब जानते हैं कि पेपर चाहे सामाजिक विज्ञान का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, सभी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। खाली जगह आती है, मिलान करने वाले आते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं और ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। या तो इसमें 1 नंबर कट जाता है या 1 नंबर जुड़ जाता है और 1-1 नंबर बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस मॉडल पेपर में हम 40 क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद के जो मॉडल पेपर आएंगे उनमें भी 40-40 प्रश्न करके इस प्रकार हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं में आए हैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में और अन्य विषयों के बारे में भी देखेंगे, उन सबको यहाँ पर हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मॉडल पेपर 1। प्रश्न 1 है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? एक नारा जो है लगा था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, यह नारा लगा था फ्रांसीसी क्रांति में। विस्तार से हमने इस अध्याय को पढ़ा है। प्रश्न 2 है, बीस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो बीस्मार्क जो है जर्मनी का प्रथम चांसलर बना था 1871 ईस्वी में। प्रश्न 3 है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह कथन किसने कहा था? रूसो ने कहा था। रूसो फ्रांस का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था और इसने एक किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्रश्न को भी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 4, किसकी कल्पना आदर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की? किसने कल्पना आदर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की? तो यह आदर्श समाज की कल्पना की थी फ्रेडरिक सॉर्यू ने, याद रखेंगे। प्रश्न 5 है, यंग इटली की स्थापना किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इटली की स्थापना की थी मैथ्सिनी ने, याद रखेंगे इसको भी, बहुत ही खास क्वेश्चन है। आगे प्रश्न 6 देखते हैं, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? जो असहयोग आंदोलन है यह 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में इसकी समाप्ति हो गई थी। तो किस घटना के कारण इसकी समाप्ति हुई? इसकी समाप्ति हुई थी चोरी चोरा हिंसात्मक घटना। जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक चोरी चोरा नामक स्थान है, वहाँ पर यह घटनाक्रम घटा था। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, घटनाक्रम के प्रतिक्रिया स्वरूप महात्मा गांधी जी ने, जिन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। आगे प्रश्न 7 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी महात्मा गांधी जी को ही जाता है। प्रश्न 8 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल। इसने यह जो है अमेरिका के अंदर फ्रांसिस्को, वहाँ पर इसकी स्थापना की थी गदर पार्टी की। प्रश्न 9 है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? स्वदेशी आंदोलन जो है यह प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसके विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इस स्वदेशी आंदोलन में भारत माता की छवि, जो छवि आज हम देखते हैं, भारत माता की छवि जो चित्रित की थी वो की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो याद रखेंगे, क्या किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 10 है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी अब्दुल गफ्फार खान ने। प्रश्न 11, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो नवीकरणीय संसाधन मतलब जिसको बनाया जा सकता हो,
या जिसका रिसाइकल होकर दूसरा कुछ पदार्थ बन सकता हो, ऐसा जो है संसाधन क्या है, वह है कोयला। कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है, एक बार समाप्त हो गया तो समाप्त। आगे, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है, यानी कि महासागर के अंदर कितने किलोमीटर तक किसी देश का भी अधिकार रहता है, तो वह रहता है 200 किलोमीटर के तक। 200 किलोमीटर तक उसका अधिकार रहता है, 200 किलोमीटर के बाद किसी और का अधिकार प्रारंभ हो जाता है, या कुछ और सिस्टम रहता है उसका, लेकिन 200 किलोमीटर तक जो है अधिकार रहता है। प्रश्न 13 है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पठार हैं? तो पठार हैं 27% भाग पर, यानी कि क्षेत्र पर क्या हैं, पठार हैं। पठार, जो पहाड़ तो नुकीले होते हैं, पठार कैसे होते हैं, उठे हुए ही होते हैं लेकिन ऊपर से चपटे होते हैं, इस तरह हम पठार को मान सकते हैं। प्रश्न 14 है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहाव का कौन सा कारण नहीं है? तो वह है वन। वन से मृदा का अपरदन नहीं होता, बल्कि मृदा अपरदन की रोकथाम होती है, जबकि जल, वायु और हिम, इन सभी से मृदा का अपरदन होता है। प्रश्न 15 देखते हैं। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को विलुप्त होने का खतरा है? तो कितने प्रतिशत को विलुप्त होने का खतरा है? तो वह है 20%। 20% स्तनधारी ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रश्न 16 है, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो चीड़, इन जो राज्य नीचे दिए गए हैं उनमें से हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि चीड़ का जो वृक्ष होता है वो पहाड़ों में होता है, उत्तराखंड में भी होता है, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 17 है, पेड़ एक विशेष समिति दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो किसका है यह कथन? जो इतना महत्वपूर्ण कथन है, तो इन सभी में से यह कथन है गौतम बुद्ध का। महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं उनका यह कथन है पेड़ के प्रति। प्रश्न 18 है, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो विश्व की बात हो रही है, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? यहाँ पर एक शब्द छूट गया, जल। तो यहाँ जल होना चाहिए था, कुल जल का आयतन जितना होता है, तो वो छूट गया है। तो विश्व में कुल जल जितना है, जल का जितना आयतन है, उसका कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो वह है 96.5%। इतना सारा पानी जो है, पूरे पानी का 96.5% पानी महासागरों के अंदर चला गया, अर्थात वह पीने योग्य नहीं रहा, वह खराब हो गया। इसलिए जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम मात्रा में है। सन 19 देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका कौन सा लाभ होता है? तो उसका उपरोक्त सभी लाभ हैं, बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, ये सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ हैं, ये सब लाभ होते हैं। आगे है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? बात हो रही है पश्चिमी राजस्थान की, तो वहाँ पर वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण कम हो रही है? तो वह, उसका कारण है इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा। जब इंदिरा गांधी नहर में 12 महीने पानी आता रहता है, तो लोगों को लगा कि अब जल का संग्रहण क्यों किया जाए, जो कि गलत है। प्रश्न 21 देखते हैं, किस देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर
निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो उससे प्राप्त होती है प्रति व्यक्ति आय। यानी कि जितनी भी पूरे देश की आय है उसको यदि उस देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। प्रश्न 22 है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। यदि लड़कों की तरह लड़कियों को भी स्वतंत्रता मिले तो उस लड़की के लिए विकासात्मक उसका ये लक्ष्य होगा, क्योंकि जो स्वतंत्रताएं वास्तव में लड़कों को मिलती है वो लड़कियों को नहीं मिल पाती। प्रश्न आगे देखते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? जो शिशु मृत्यु दर है वो क्या सूचित करता है? तो वह सूचित करता है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। तो इसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोल, विद्युत ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि कोयला, पेट्रोल, विद्युत इन सबसे ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? जो आर्थिक क्षेत्र हैं वो 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय व तृतीय। तो इनमें से कौन सी जो है तृतीय में नहीं आती? तो मधुमक्खी पालन जो है वह तृतीय क्षेत्र में नहीं आता, जबकि बैंकिंग, अध्यापन और किसी कॉल सेंटर पर काम करना, जितने भी व्यावसायिक कार्य हैं वह सभी तृतीय श्रेणी में आते हैं, जबकि मधुमक्खी पालन तृतीय में नहीं आता। प्रश्न 26 है, मनरेगा का विस्तारित रूप चुनें। मनरेगा का विस्तारित रूप क्या है? तो मनरेगा का विस्तारित रूप है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। कौन सा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है मनरेगा का पूर्ण विस्तारित रूप है। आगे, किसी वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है जितने भी इसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं को, सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं को, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, और सभी समवर्ती तथा अंतिम समवर्ती सेवाओं को। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। जो घ है, ख जो है ये वाला, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। प्रश्न 28 है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो वह किस क्षेत्र की है? वह है संगठित। कौन सा है? संगठित। प्रश्न आगे है, भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। कैसे? 2 बीघा खेत है, काम करने वाले 3 हैं, तीनों उसी में लगे रहते हैं। एक भी अगर करेगा तो एक भी 2 बीघा ज़मीन को जो है काम कर लेगा, लेकिन 2 उसमें ऐसे ही लगे रहते हैं, तो इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 30 है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। अब कौन सा क्षेत्र है जिसके श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते? वह तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र वाले माल का उत्पादन नहीं करते, यह करते हैं द्वितीयक क्षेत्र वाले। ठीक है, प्रथम क्षेत्र वाले माल का उत्पादन करते हैं। प्रथम क्षेत्र वाले जो प्राथमिक वाले होते हैं वो माल का उत्पादन करते हैं, तृतीयक वाले नहीं करते। प्रश्न 31 है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना, इसमें पूछा गया है असत्य, इस पर पहले से ध्यान देना। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बेल्जियम में सत्ता के लिए कौन सा कथन असत्य है? वह है ग, बेल्जियम में अलग सरकार है
और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। यह सही नहीं है, यह असत्य है। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32, बस 8 प्रश्न और बचे हैं। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश, जहाँ पर जिसकी जो शासन प्रणाली वह संघात्मक है, ऐसा कौन सा देश इसमें से नहीं है? तो इसमें से श्रीलंका ऐसा देश नहीं है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में संघात्मक शासन प्रणाली के आधार पर ये देश चलते हैं, जबकि लंका में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। इसमें एकात्मक शासन प्रणाली है। लंका में क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली। प्रश्न 33 देखते हैं, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन, देखो यहीं आ गया प्रश्न, एकात्मक शासन प्रणाली है, तो एकात्मक शासन प्रणाली किस में है? श्रीलंका में। शेष भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इनमें सभी में संघात्मक शासन प्रणाली है। प्रश्न संख्या 34 है, शिक्षा किस सूची में शामिल है? जो अपनी अनुसूचियां हैं, कुछ सूचियां हैं अपने संविधान के द्वारा दी गई 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से जो शिक्षा है वह, अच्छा ये समवर्ती सूची, समवर्ती एक राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। तो जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची में है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केंद्र दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं। उसको हम किस सूची में रखेंगे? समवर्ती सूची में। प्रश्न 35 है, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो भारत में जो स्थानीय शासन प्रणाली है वह है त्रिस्तरीय है। जो हमारे देश के अंदर शासन प्रणाली चलती है वो कितने स्तर की है? त्रिस्तरीय है। प्रश्न 36 है, संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। फिर ध्यान देंगे प्रश्न में क्या आया है? नहीं। संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो संघीय सरकार की विशेषता क्या नहीं है? संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, क्योंकि जो संघीय सरकार की विशेषताएं हैं वह हैं, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। दूसरा, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बैठ जाते हैं। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बैठ जाती है, यानी कि सबके बीच में रहती है। केवल निर्वाचित पदाधिकारी, निर्वाचित मतलब जो वोट पाकर जीते हों, ऐसे पदाधिकारी सरकार के सर्वोच्च ताकतवर नहीं होते, सारी शक्ति उनमें ही नहीं होती। तो यही इसका उत्तर सही होगा। आगे प्रश्न है, निम्न में कौन सुलेमित है? इनमें से कौन सुलेमित है? बाकी सब असुलेमित हैं। तो संघ सूची, पुलिस, कृषि और व्यापार, पुलिस, कृषि और व्यापार तीनों के तीनों संघ सूची में नहीं आते। राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग और संचार, यह भी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो है राज्य सूची में ये तीनों चीज़, जो प्रतिरक्षा जो है राज्य सूची में नहीं आता, तीनों राज्य सूची में नहीं आते। समवर्ती सूची, यह वन विभाग अधिकार, यह भी क्या है? सुलेमित नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी समवर्ती सूची में नहीं आती। इसमें कुछ राज्य सूची के हैं, कुछ केंद्र सूची के हैं। अवशिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार, यह क्या है? सुलेमित है, क्योंकि जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सभी की सभी केंद्र सरकार में निहित हैं। प्रश्न 38 देखते हैं, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? तो हित समूह का उदाहरण कौन सा है इसमें? बामसेफ। बाकी टीएमसी, एनपीसी, बीएसपी, ये सभी क्या हैं? ये राजनीतिक दल हो सकते हैं, राजनीतिक दल हैं या कुछ और दल हो सकते हैं, लेकिन ये हित समूह नहीं है। हित समूह क्या है इसमें से? बामसेफ। बामसेफ क्या है? एक हित समूह है। प्रश्न 39 है, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न कारण में से क्या कहा गया? जो नेपाल के अंदर जनसंघर्ष हुआ था उसमें से उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। जो जनसंघर्ष हुआ उसको नाम दिया गया लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। तो अंतिम प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। लोकतंत्र
और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है। ध्यान दें इसमें क्या लिखा हुआ, क्या असत्य है। तो लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, यह असत्य है। लोकतंत्र का जो है जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध नहीं होता, जन संघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र निखरता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। तो यह है इसका हो जाएगा का वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार हमने 40 प्रश्न देखे हैं। अगले जो मॉडल पेपर होगा उसमें और 40 प्रश्न देखेंगे। इस तरह से कई मॉडल पेपर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। आप सभी को देखिए और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका जो है पेपर अच्छा हो, ठीक है, तो देखेंगे।